Hello everyone, स्पेशल वेलकम टू ऑल द DU BSc फिजिक्स ऑनर्स स्टूडेंट्स जो भी सेमेस्टर 4 में हैं। दोस्तों, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं और मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में बिजी हैं। पर इन सब के बीच हम अपने DU के एग्ज़ाम्स और CGPA को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कंसेप्ट को लेकर थोड़ी सी भी टेंशन है तो घबराइए मत, मैं यहाँ आपकी हेल्प के लिए हूँ। मेरा नाम विनय प्रताप सिंह है एंड आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आज के इस वीडियो में हम एक्सक्लूसिवली टारगेट करेंगे सेमेस्टर 4 के सॉलिड स्टेट फिजिक्स का 2025 का क्वेश्चन पेपर। और हाँ, फ्यूचर में अलग अलग ईयर्स के पेपर और सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। DU फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय। इस चैनल पर मैं अलग अलग वीडियोस डालता रहूँगा। एज अ सीनियर मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए चाहे आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स का डाउट हो या एडमिशन और एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए हो या करियर को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप डायरेक्टली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 7355809531। ओके। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में पिन कर दूंगा। उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें फॉर लेटेस्ट वीडियोस, उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए और क्विक डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है मेरी आपसे, इस चैनल को अपना लव और सपोर्ट जरूर दें प्लीज़। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट अस ग्रो टुगेदर एज अ फैमिली। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन और स्टूडेंट लाइफ को बहुत ही आसान बना दूंगा। तो चलिए बिना किसी डिले के कॉपी पेन निकालते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जैसे मैंने बताया कि हम सॉल्व करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का 2025 का क्वेश्चन पेपर। मेरे पास यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास फर्स्ट ए पार्ट है, ड्रॉ द 2 2 1 प्लेन एंड 1 1 0 प्लेन इन अ क्यूबिक क्रिस्टल, ऑल्सो शो द डायरेक्शन इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो, आपको अगर HKL मिलर इंडेसेस आपके पास गिवन है तो हाउ यू विल ड्रॉ दी प्लेन। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी XYZ एक्सिस ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आपके पास 2 2 1 ये HKL की वैल्यूज है हमारे पास, तो इनको हम पहले क्या करते हैं, अपने इंटरसेप्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, टेक रेसिप्रोकल ऑफ मिलर इंडेसेस, टेक रेसिप्रोकल ऑफ HKL। इट विल बी 1/2 1/2 and 1/1। ओके, दीज आर योर इंटरसेप्ट ऑन X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। तो फटाफट से एक बार अपनी एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से ये आपके पास है आपकी X एक्सिस, दिस इज योर Y एक्सिस एंड दिस इज योर Z एक्सिस। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको X एक्सिस पर हाफ पर कट करना है। लेट्स से अगर आपका 1 यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर हाफ पे एक पॉइंट लेंगे हम। Y एक्सिस पे भी सेम, अगर यहाँ पे 1 है तो आपको हाफ पर जाना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। सॉरी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है एंड सिमिलरली आपको Z एक्सिस पर 1 पर जाना है। लेट्स से आप Z एक्सिस पर यहाँ पर है 1 एंड अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। आपको एक ट्रायंगल मिलेगा एंड दिस ट्रायंगल विल बी योर 2 2 1 प्लेन। इट विल बी 2 2 1 प्लेन। ठीक है, दिस ट्रायंगल। समझ आया कैसे ड्रॉ करना है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1 1 0 प्लेन। तो मैंने क्या बताया, 1 1 0 प्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इंटरसेप्ट्स निकालने हैं, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। 1/1 1/1 एंड 0 1/0। 1/0 विल बी इंफिनिटी, डेट इज 1 1 इंफिनिटी। तो ये आपके इंटरसेप्ट्स हैं X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस पर। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो
अपनी एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस। ये पॉइंट आपके पास है 1 पर, मतलब एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको आपको सबसे पहले ज्वाइन करना है। अब ये जो प्लेन बनेगा ना, ये जेड एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करेगा, मीन्स ये उसके पैरेलल होगा। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो आपको एक प्लेन ड्रॉ करना है जो कि पैरेलल होगा जेड एक्सिस के। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका प्लेन किसके पैरेलल होगा, जेड एक्सिस के। सो दिस इज योर प्लेन 1 1 0 प्लेन। मेरे पास इनकी इमेजेस भी है, देखो दिस इज योर 2 2 1 प्लेन एंड दिस इज योर 1 1 0 प्लेन, ठीक है। ऐसे ये प्लेन दिखेंगे। अब हमें क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है कि ऑल्सो शो 1 1 1 डायरेक्शन इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब ये जो प्लेन्स ड्रॉ आपने किए हैं इनमें 1 1 डायरेक्शन, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यू हैव टू डू, आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से लेकर कहाँ तक, 1 1 1 कोऑर्डिनेट तक। तो इस डायग्राम में ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है, दिस इज योर 1 1 1 कोऑर्डिनेट। सो आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, ओके। सो दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ 1 1 1। सिमिलरली इसके अंदर ये जो पॉइंट होगा आपके पास, this point has coordinate 1 1 1, so you simply have to draw a vector from origin to this point, okay। so question number 1 का A part clear है, I hope। now let's move on to B part। अब आपके पास given an X-ray beam of wavelength 1.54 angstrom is diffracted from this plane of a solid with cubic lattice constant a की वैल्यू आपके पास दे रखी है। फाइंड द ब्रैग्स एंगल एट विच द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन अकर्स। सो इस क्वेश्चन में हम क्या यूज करते हैं, ब्रैग्स लॉ का यूज करते हैं। ब्रैग्स लॉ हमारे पास क्या कहता है, ब्रैग्स लॉ, सो इट सेज दैट 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो आपके पास अब देखते हैं हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है। हमें वेवलेंथ गिवन है लैम्डा, लैम्डा इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। हमारे पास लैटिस कांस्टेंट ए की वैल्यू गिवन है 3.05 एंगस्ट्रॉम एंड हमारे पास एन की वैल्यू गिवन है, एन इज योर ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, सो वी आर गिवन फर्स्ट ऑर्डर, सो एन इज इक्वल्स टू 1 एंड हमारे पास एच के एल की वैल्यू दे रखी है, ओके ठीक है। सो दीज थिंग्स आर गिवन टू अस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो योर डी फॉर प्लेन 1 0 0 विल बी इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो ए इज योर 3.05 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। So it is simply equal to 3.05 angstrom. Now let's put the value in the Bragg's formula. So 2 times D. D is 3.05 angstrom. Sin theta we have to find. N is 1 and lambda is 1.54 angstrom. So angstrom will cancel. So sin theta will be 1.54 divided by 2 into 3.05. So it will come out to be sin theta will be equal to 0.25, not 0.025, it is 0.2524 and theta will be equal to sin inverse of 0.2524. So your theta is approximately 14.6 degree, okay। So this is your answer. Now let's move on to next part. Question number 1 part C.
whole coefficient of a specimen of a strong n-type silicon is 3.6 into 10 raised to power minus 4 meter cube coulomb inverse. The resistivity of a specimen is given. Find the mobility and density of charge carriers. So you have to find the density, that is the carrier density. So what is the formula for carrier density? So carrier density, which is represented by N, is equal to 1 upon RH, where RH is your Hall coefficient, times E, where E is your electronic charge. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर carrier density. नाउ मोबिलिटी, एक चीज आपको निकालनी है, मोबिलिटी, which is denoted by mu is equal to Hall coefficient divided by resistivity rho. Remember this is E, electronic charge, and this is rho. So notation का थोड़ा ध्यान रखना, and this is the formula for mobility. So हमें दोनों values given है, let's put the value. So your N will be equal to 1 upon 3.66 into 10 raised to power minus 4 into charge is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So your value of carrier density will be 1.705 into 10 raised to power 22, and unit will be electrons per meter cube. And mobility mu will be equal to RH, that is 3.66 into 10 raised to power minus 4 divided by 8.93 resistivity into 10 raised to power minus 3. So your mobility will be 0.04 0.04098 and unit will be meter square per volt second. ठीक है, so this was your question number 1 part C. हम सारे पार्ट सोल्व करेंगे, देन उसके ऊपर आपके ऊपर है कि आप कौन से 8 में से 6 क्वेश्चन करना चाहते हो क्वेश्चन नंबर 1 में. नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 part D. Calculate Einstein frequency for copper metal that has an Einstein temperature theta E. देखो एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है. सो यू शुड नो दैट एनर्जी E is equal to kBT. Okay, this is general expression. Now if I replace energy by h nu, or let's say h nu E, where nu is the Einstein frequency, is kB, and I represent this temperature T by my symbol theta E, where theta is the Einstein temperature. ठीक है, डोंट कंफ्यूज कि थीटा एंगल है, नहीं, यहां पर थीटा क्या है, टेम्परेचर है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी as in direct relationship with temperature theta E. So let's see, हमारे पास frequency निकालनी है हमें. So your nu E Einstein frequency will be kB times theta E divided by h, your Planck's constant. So kB is your 1.38, this is Boltzmann constant, into 10 raised to power minus 23 joule per Kelvin, multiply by 230. remember ये 230 Kelvin है, not degree. So yes, so 230 Kelvin divide by h is 6.626 into 10 raised to power minus 34 and unit is joule second. So Kelvin यहाँ से cancel हो जाएगा and joule will also cancel, so unit will be per second frequency. So nu E is equal to 4.79 into 10 raised to power minus, not minus 12, 34 ऊपर जाएगा and 34 minus 23. So 12 second inverse, or you can say hertz.
एग्जामिनेशन में ध्यान रखना कि आप जब भी आप अपना आंसर रिपोर्ट करते हो लास्ट में, सो यू शुड ऑल्सो राइट द प्रॉपर यूनिट्स। पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, दिस इज फॉर्मूला जो हमने यूज किया है, उसके बाद आप कैलकुलेशन करोगे एंड लास्ट में आप विद यूनिट्स अपना आंसर लिखोगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट ई, डिस्कस वेरियस सोर्सेज ऑफ पोलराइजेबिलिटी इन अ डाइलेक्ट्रिक। सो इसमें कंसेप्ट क्या है, देखो पोलराइजेबिलिटी इन अ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। जब भी आप किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो, so now it get polarized, so this we have to write what are the various sources. Okay, so when dielectric is placed in an electric field, मैं आपको एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, आप इसमें पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है। सो पहले आप लिखोगे व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंट मैकेनिज्म्स कंट्रीब्यूट टू द टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, एंड व्हाट आर दोज different mechanisms. So the first mechanism is, you can say, electronic polarizability. I'm writing here sources, okay. Electronic polarizability. Okay, so where does it occur? It occurs in all atoms. You will write it occurs in all atoms. So what happens in electronic polarizability? Displacement of negatively charged electron cloud relative to positive nucleus. हमारे एटम के अंदर सेंटर पर न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। सो व्हेन दिस एटम इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, the negatively charged electron cloud gets displaced. So this is known as electronic polarizability. Let me write here. Displacement of negatively charged electron cloud relative to positive charge nucleus in the atom is known as electronic polarizability, and this leads to the polarizability in your dielectric. Second source can be, what is the second source? Second source is your ionic or atomic polarizability. Ionic or atomic. Polarizability. So now the question is, where does it occur? It occurs in your ionic crystal. For example, NaCl, HCl occurs in ionic crystal. Example, NaCl, HCl. Now what happens in this polarizability? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, नाउ पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इस केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन एंड अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। इसमें अंदर आपके पास दो आयन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज टू आयन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस लीड्स टू पोलराइजेबिलिटी। सो मैं एक लाइन में लिख देता हूं यहाँ पे, आप इसको एक्सपेंड करके लिख लेना, ठीक है। displacement of negative and positive charged ions in opposite direction, in एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा एंड एक दूसरा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड यहाँ पे आपके पास, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, आपके पास दो आयन है, Na प्लस Cl माइनस। सो Na प्लस विल मूव दिस साइड एंड Cl नेगेटिव विल मूव दिस साइड।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो वन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दूसरा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ व्हाट इज द थर्ड सोर्स फॉर polarizability in dielectric? So your third source is dipolar or orientational polarizability. Dipolar, or you can say orientational polarizability. Yeah. Where does it occur? It occurs in all the molecules. It occurs in molecules. Okay. So you will write that permanent dipoles get aligned along the direction of electric field. Permanent dipoles, there exist dipoles inside the molecules. Okay, so permanent dipoles gets aligned along the direction of electric field, along the direction of applied electric field. So these 3 points you have to write in exam in order to answer this question. Okay, now let's move on to next part. Explain the BH curve of a ferromagnetic material. So ऐसा होता है आपके पास BH कर्व ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस पर होता है B विच इज फ्लक्स डेंसिटी एंड x एक्सिस पर हमारे पास होता है H विच इज योर मैग्नेटाइजिंग फोर्स. ओके, सो यू हैव टू राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन 5-6 स्टेप्स. सो मैं मेन हेडिंग्स लिख देता हूँ एंड आपको समझा देता हूँ एंड डिक्टेट कर देता हूँ कि आपको द फर्स्ट हेडिंग इज योर इनिशियल मैग्नेटाइजेशन. Initial magnetization. So what you have to write in initial magnetization, as H increases from 0, the domains within ferromagnetic materials align with electric field, causing a sharp rise in B. So what happens from here, as H starts increasing, the domains in the ferromagnetic material starts aligning with the magnetic field. So there is a sharp rise in flux density B. ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या लिखना है, सैचुरेशन रीजन. सैचुरेशन, सो ऑल डोमेन्स गेट अलाइन. यू विल राइट, यहां पर देखोगे आप जो हमारा B है वो सैचुरेट हो जाता है, ऑलमोस्ट सैचुरेट हो जाता है. तो यहां पर क्या होता है, जितनी भी डोमेन्स होती है हमारे पास वो सभी अलाइन हो जाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ. ओके, द थर्ड part you will write remanence. Remanence. So what is remanence? When the applied electric field H reduces to 0, okay, when this H becomes 0, the material retains a spontaneous magnetic moment. Okay, so this you have to write in remanence. And the fourth part is coercive force. Coercive force. Now what happens in this, to demagnetize, अब देखो हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया है यहां तक, ठीक है, सारी डोमेन्स अलाइन है. अब क्या होगा, टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल अ रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी अप्लाइड. सो B स्टार्ट्स बिकमिंग नेगेटिव. ओके, देखो यहां से B यहां से 0 है एंड इट स्टार्ट्स बिकमिंग नेगेटिव. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिवर्स फील्ड is called the coercive force. So you will write the magnitude, it means this magnitude is known as coercive force. Okay, fifth point you will write hysteresis loop. This loops keeps on going. Okay, फिर ये loop continuously closed path में run होता रहता है, that is hysteresis loop. This closed path is known as hysteresis loop. So this much you have to write in this question. ओके, मैंने सारी चीज़ें आपको डिक्टेट कर दी हैं, मेन हेडिंग्स बता दी हैं, वो आपको लिख के आना है एग्जाम में. ठीक है,
जस्ट फॉर द टाइम कंस्ट्रेंट, हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है। अगर मैं हर एक सेंटेंस यहाँ पर लिखूंगा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं हर एक सेंटेंस यहाँ पर लिखूंगा तो वीडियो विल बिकम लॉन्ग, एंड एग्जाम टाइम में लेंदी वीडियोस देखना आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्रेफर करेगा। सो आई हैव, जो शॉर्ट क्रक्स है इसका, इस क्वेश्चन में जो आपको लिख के आना है वो मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है एंड बता दिया है एंड समझा दिया है। सो दिस मच आई कैन डू। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। एक्सप्लेन मीजनर्स इफेक्ट इन द सुपर कंडक्टर्स। सो सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है, मिजनर इफेक्ट क्या होता है, डेट आफ्टर, अब देखो ये है नॉर्मल सुपर कंडक्टर, इसके अंदर क्या है, व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन सम क्रिटिकल टेम्परेचर द magnetic field lines will pass through the material inside. But what happens when this temperature reduces below a certain critical temperature Tc? This material starts repelling the magnetic field. It means no magnetic field enters the superconductor, and this phenomena or this effect is known as the Meissner effect. I hope you clear. Now you in exam you can write 4 points. In 4 points you can write answer to this question. First part you can write superconducting materials exclude magnetic field. Superconducting materials, 4 शॉर्ट पॉइंट्स है, मैं ये लिख देता हूं, सुपरकंडक्टिंग मटेरियल्स एक्सक्लूड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सक्लूड magnetic fields. Second point you can write that therefore a magnet near a superconductor will stay in the air. अगर आप इस सुपरकंडक्टर के पास कोई मैग्नेट रख देते हो तो इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग. ओके, therefore a magnet near a superconductor will stay in the air, or you can say will start floating, will stay in the air. And this phenomena is known as, what is the result of this effect? The result is magnetic levitation. Magnetic levitation. Okay, and in fourth point you can write the example. आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पर. एग्जाम्पल इज, योर बुलेट ट्रेन्स इन जापान एंड जर्मनी यूज दिस मैग्नेटिक लेविटेशन. बुलेट ट्रेन्स इन जापान एंड जर्मनी यूज मैग्नेटिक लेविटेशन. ओके, तो अगर आप इन 4 पॉइंट्स को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें एंड अगर आप ये डायग्राम बना दें, देन यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. सो इस वीडियो में हमने लगभग सभी क्वेश्चन कवर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स. ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी. अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप क्या कर सकते हो, या तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मैंने जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है अपना, उस पर आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो. ठीक है, यू आर फ्री टू आस्क डाउट्स. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, दिस इज़ द ओनली वे जिससे आप मेरी हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. इस क्वेश्चन पेपर का हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है 2, 3, 4, 5 उनको डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.